हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इसके अंदर देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 7। इससे पहले 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं उनको पहले, क्योंकि मैं क्रोनोलॉजी में चल रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 1857। तो फर्स्ट पार्ट से लेकर आज हम 7वां पार्ट कवर कर रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट आपके लिए नोटिस ये है भाई, अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों के डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ध्यान रखिएगा भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको जो है ये वीडियो देखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि एग्जाम में आए भी हुए हैं पहले। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। अब सूरत सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? वैसे तो सेशन बहुत सारे हुए हैं, सूरत सेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये हुआ था भाई 1907 में। पहली बात तो ये, कई बार पूछ लेते हैं कब हुआ था। दूसरी बात ये कि सेशन को सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय पर कांग्रेस के 2 हिस्सों में टूट गई थी, नरम दल गरम दल। क्यों टूटी थी, क्या कारण थे, ये सब मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, आप पिछले पार्ट जाकर देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि मैंने आईएनसी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है अलग से ही, उसके अंदर सारे क्वेश्चन आईएनसी के रिलेटेड हैं। यहाँ पे आई बटन होगा, वहाँ जाकर आप लोग वो सेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि प्रेसिडेंट कौन थे इस सूरत सेशन के? तो ये थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष थे इसके प्रेसिडेंट। हालांकि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने कई जगह पर बोस बोल दिया था, बट उस समय पर क्या थे भाई, रास बिहारी घोष ही थे इसके प्रेसिडेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? यानी कि आपको पता ही है कि कांग्रेस के बाद मुसलमान ने अपनी अलग लीग स्टार्ट की जिसका नाम था मुस्लिम लीग। कब स्टार्ट हुई, कैसे हुई, मैं आपको सब डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सर सैयद ने 1886 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी जिसका नाम था मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर क्या था कि मुस्लिम्स के बारे में तो बात की जाती थी, लेकिन इसके अंदर पॉलिटिक्स की कोई भी बात नहीं की जाती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि कांग्रेस के अंदर जितने भी लोग थे, अब मुस्लिमों की क्या राय थी कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदुओं के हक के बारे में बात कर रही है, मुस्लिम के हक के बारे में बात नहीं कर रही है। तो हुआ क्या, एक सभा बुला गई जो कि थी ढाका के अंदर, यानी कि मोहम्मद एजुकेशनल जो मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उस टाइम पे लगभग 3000 के अराउंड डेलीगेट्स थे, आप फोटो में देख पा रहे हैं। और ये कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। तो ढाका में पहले तो इसके अंदर ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि अब इसके अंदर हम लोग पॉलिटिकल बातें भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले पॉलिटिकल बातें नहीं होती थी, अब पॉलिटिकल बातें भी स्टार्ट होगी। तब यहाँ पर जो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी स्थापना की गई, क्योंकि ढाका में स्थापना की थी तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया भाई? हेडक्वार्टर बनाया गया लखनऊ के अंदर। और फर्स्ट सेशन हुआ इसका 1907 में कराची के अंदर, और दूसरा हुआ 1908 अमृतसर के अंदर। क्योंकि पहले 1-2 सेशन जो होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उसमें जो फाउंडिंग मेंबर थे उसमें इंपॉर्टेंट मेंबर थे नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मुहसिन उल मुल्क। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे भाई आगा खान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और साथ में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन बताई है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बोलता हूँ बार बार के भी साथ में अपने कॉपी पेन लेके बैठो, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आप लोगों को नोट डाउन करती रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के भाई, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। डेडिकेटेड अपलोड आपको पता ही है ट्यूसडे फ्राइडे को होते हैं, और मैंने संडे को भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे एमसीक्यू डालता हूँ और टेलीग्राम पे वीडियोज़ की पीडीएफ, तो आप लोग जाकर वहाँ पर फॉलो करें, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही में ये वीडियो जो मैं कवर कर रहा हूँ डेफिनेटली आपके इंडिया के अंदर, चाहे आप सेंटर लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे जितने भी एग्जाम दे रहे हो, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लंडन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज पब्लिश्ड 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक लंदन के अंदर भी ब्रांच खुली 1908 के अंदर। तो उस समय उसके प्रेसिडेंट कौन बने भाई? अब आपको पता ही कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी, अब उसकी एक ब्रांच क्या गई लंदन में भी खोली गई। कब? 1908 के अंदर। प्रेसिडेंट्स कौन थे उसके? प्रेसिडेंट थे आमिर अली। तो मुस्लिम लीग से 2 क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछे भी गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मोरले मिंटो रिफॉर्म बिल वॉज पास्ड इन। अब मोरले मिंटो रिफॉर्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ पूरी तरह से। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरफ है लॉर्ड मिंटो, यानी कि उस समय के वॉइस रहे थे। किनको रिप्लेस किया इन्होंने?
लॉर्ड कर्जन को। आपको पता है लॉर्ड कर्जन ने एक इम्पोर्टेंट काम किया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल के 2 टुकड़े किए थे लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद लॉर्ड मिंटो आए थे भाई, और जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे जॉन मोरले। तो उस समय पर जो हमारा हर साल जो था, हर 10 साल बाद या फिर जब भी पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर जो भी कोई एक्ट पास होता था तो वो आता था। तो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। तो उस समय पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मोरले थे और लॉर्ड मिंटो जो थे हमारे वॉइसरॉय थे। तो इसीलिए इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म भी बोल दिया जाता है। तो कब आए थे भैया? ये 1909 के अंदर पास हुआ था। तो आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसके अंदर मेन चीज़ क्या हुई थी कि इसके अंदर जो अंग्रेज थे उन्होंने मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। इसका मतलब क्या था कि अब मान लीजिए किसी एरिया में अगर चुनाव होंगे तो उस एरिया में कैंडिडेट तो मुस्लिम होगा ही, लेकिन जो वोट देने वाले होंगे, जो वोट करेंगे, वो भी सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी एक एरिया के अंदर 100 की जनसंख्या है, पॉपुलेशन 100 है, उसके अंदर मान लीजिए हिंदू जो है 60 है, 60 उनकी नंबर है, और मुस्लिम जो है 40 की संख्या में रहते हैं। अब क्या होगा कि कैंडिडेट भी उन 40 मुस्लिम में से ही होगा और वोट भी उन 40 मुस्लिम में से ही करेंगे। तो इन लोगों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। इस चीज़ से भाई जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो तो बहुत ज़्यादा खफा थी, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि एक तरह की ये फूट डालने की राजनीति थी, जिसको कि अंग्रेजों ने हमेशा ही बढ़ावा दिया कि डिवाइड एंड रूल खेलो। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इस चीज़ से बहुत खुश हुई कि मुस्लिम को भी एक अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलने वाली है। तो इसीलिए ये रिफॉर्म जो थे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुए थे। 1909 के अंदर इनका जो है पास हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर ब्रिटिश पीरियड? यानी कि ब्रिटिश राज के दौरान दिल्ली तो चलो कैपिटल बनी ही बनी थी, लेकिन उससे पहले कौन सी कैपिटल थी हमारी? तो उससे कैपिटल थी भाई उससे पहले हमारी कैलकाटा, यानी कि कोलकाता से हमारी जो कैपिटल शिफ्ट कर दी थी दिल्ली की। इसके बारे में मैं पिछले पार्ट्स के अंदर भी बता चुका हूँ, पहले आप उन लोगों के बारे में देख सकते हैं कि असल में हुआ क्या था। क्योंकि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, कौन कौन आए थे, कौन से राजा आए थे इंग्लैंड से, सब मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वो लोग आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद कोलकाता में हुआ था, हालांकि इसका अनाउंसमेंट 1911 के अंदर हो गया था भाई, लेकिन ये ट्रांसफ़र कब हुई थी? 1 अप्रैल 1912 को, और उस समय पर हमारे वॉइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है भाई, कि जब ट्रांसफ़र हुई थी हमारी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली, उस समय पर कौन वाइसरॉय थे? तो भाई ये मैं बता चुका हूँ, ये थे लॉर्ड हार्डिंग थे। और इस समय पर एक घटना भी हुई थी कि लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए बम भी फेंका गया था चांदनी चौक दिल्ली के अंदर, लेकिन वो बच गए थे, यानी कि उनका असैसिनेशन करने की कोशिश की गई थी 23 दिसंबर 1912 को। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी को भी बोलते हैं, इसको कई बार दिल्ली कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं। और आप देख रहे हैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक बटन जरूर प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में भाई एक लखनऊ पैक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कब हुआ था? ये हुआ था 1916 के अंदर, क्योंकि 1907 के अंदर जो सूरत स्प्लिट हुआ था, अब उस समय पर क्या हुआ था कि कांग्रेस 2 गुटों में बट गई थी, मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में। अब 1916 में क्या हुआ कि कांग्रेस तो एक हुई साथ में मुस्लिम लीग, यानी कि इन तीनों ने बैठ के, हालांकि मैं एक ही कंसीडर करता हूँ कांग्रेस को, इन दोनों ने बैठ के जो था एक जॉइंट सेशन किया और उसके अंदर एक पैक्ट साइन हुआ जिसको हम लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट में आप जानते हैं लाल बाल पाल के नाम से मशहूर थे, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अब मॉडरेटर्स के अंदर की बात करें, यानी कि जो नरम दल के थे वो गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको कि महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई। तो मैंने हालांकि एक ही नाम ले रहा हूँ मॉडरेटर का, और भी काफ़ी मॉडरेटर है, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, ये भी मॉडरेटर के अंदर आते थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप इसका आंसर आपको क्लियर होगा। 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से नॉट करेक्ट, यानी कि जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से नॉट करेक्ट कौन सी है? यानी कि नॉट करेक्ट का मतलब गलत कौन सी है। कई बार हम इन चीज़ों में कन्फ्यूजन खा जाते हैं कि हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते कि करेक्ट लिखा है या नॉन करेक्ट लिखा है। तो इसमें से हम गलत स्टेटमेंट देखेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट है, अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो प्रेसिडेंट नहीं थे इस सेशन के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है भाई, यानी कि इसके वो प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे अगर नोट ना होता तो डिफरेंट चीज़ थी, लेकिन नोट वर्ड यूज़ हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अंबिका चरण मजूमदार जो थे उस सेशन के प्रेसिडेंट थे, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि गलत स्टेटमेंट कौन है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है भाई।
इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने भी क्लियर वर्ड में बताने की कोशिश की है कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट गलत पूछी हुई कौन सी है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से हम लेकिन स्टेटमेंट बी सी डी भी देख लेते हैं कि इस सेशन में क्या हुआ था। रीयूनियन हुआ था लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट का। लिबरल बोल लीजिए या मॉडरेटर बोल लीजिए, एक ही बात है, कांग्रेस के हुए थे। और इस सेशन के अंदर जो था डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई थी, क्योंकि भाई डोमिनियन स्टेटस जो है वो फुल इंडिपेंडेंस से काफ़ी अलग है, लेकिन उस समय पर इसी की मांग जो थी रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बसंत वॉस। एनी बसंत के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि वो रिस्पॉन्सिबल है होम रूल मूवमेंट के लिए, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। दूसरा है फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी में अगर यहाँ पे हम लोग इन इंडिया लिखा होता स्टेटमेंट में भाई, फिर तो ये स्टेटमेंट होती बिल्कुल सही। लेकिन फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी असल में कौन है, वो एनी बेसेंट नहीं है। कौन है वो, ये भी मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको आई बटन मिलेगा, आप लोग फर्स्ट पार्ट जाकर देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया हुआ थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में। उसके बाद है वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि एक बार वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये भी बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी भाई, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो यानी कि इस हिसाब से हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही रहती है। तो आंसर में टिक करूंगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। आपको पता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे भाई 1893 के अंदर। ये लोग महात्मा गांधी जी जो थे साउथ अफ्रीका में चले गए थे। महात्मा गांधी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसके अंदर एग्जाम के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, यानी कि सारे MCQ मिल जाएंगे। यहाँ पर जाकर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो जो मैगजीन पब्लिश की थी भाई, वो की थी इंडियन ओपिनियन। इसका इमेज भी मैंने ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। और वहाँ पर उन्होंने भाई एक फार्म भी खोला था, यानी कि उसका नाम था टॉलस्टॉय फार्म, यानी कि आश्रम भी खोला था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन महात्मा गांधी वाज थ्रोन आउट ऑफ ट्रेन, यानी कि कौन से रेलवे स्टेशन थे साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। तो भाई वो स्टेशन था पीटर मैरिट्सबर्ग का। तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका सही आंसर होगा। अब आप लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में बता देता हूँ कि ट्रेन से उनको क्यों फेंका गया था। पहली बात तो ये कि वो डरबन गए थे 1893 के अंदर, क्योंकि वो वहाँ पे एक मर्चेंट थे जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। उनके लीगल कौंसल थे। लीगल कौंसिल मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो उनके वकील के तौर पे गए थे वहाँ पे भाई वो। अब उसके बाद अब गांधी जी इस ट्रेन के अंदर बैठे थे, जो कि अभी पीटर मैरिट्सबर्ग के अंदर थी। लेकिन उन्होंने जो टिकट लिया हुआ था वो फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हुआ था, क्योंकि उस समय पर ये रीत थी, वहाँ पर भी ये प्रचलन था कि यूरोपियन के अलावा वहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास के अंदर वो कोई नहीं बैठेगा, यानी कि नॉन यूरोपियन और कूली जो भी थे वो फर्स्ट क्लास के अंदर सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन उस समय गांधी जी फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे। जब उनको वहाँ पर बोला गया कि आप इस मतलब कि फर्स्ट क्लास से बाहर निकल जाइए, तो उन्होंने अपनी टिकट दिखाई और कहा कि मेरे पास टिकट है इसकी। लेकिन इसके बावजूद भी उनको वहाँ से जाने के लिए कहा गया। जब उन्होंने इस बात का बहिष्कार किया, मतलब ये बात नहीं मानी, तो उनको ट्रेन से उतार दिया गया और उनका सामान भी जो था वो ट्रेन से फेंक दिया गया। तो ये जो थी, इस घटना ने गांधी जी के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। तभी से उनको लगा कि भाई समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब ये बात कह सकते हैं उनको दिल को लगी, और जो बात भाई दिल को लगती है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, तो बड़ी से बड़ी चीज़ें कर जाता है। एग्जाम्पल बहुत भी हैं भाई, अच्छे एग्जाम्पल भी है, बुरे एग्जाम्पल भी हैं। ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल है भाई एक। अमेरिका से उसको गिला शिकवा था, तो उसने भाई साहब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया। चलो ये तो थी आउट ऑफ एग्जाम बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम रिलेटेड टू महात्मा गांधी इज द ओल्डेस्ट, यानी कि वो कौन सा जो आश्रम था महात्मा गांधी जी ने बनाया था जो सबसे पहले बना था भाई। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं साबरमती आश्रम, 1915 में बना था। फिनोइस सेटलमेंट भी बोलते हैं इसको भाई, फिनोइस आश्रम को, ये 1904 के अंदर बना था। तो पुराना यही है। और जो मैं टोल्स्टॉय की बात कर रहा था भाई, वो 1910 के अराउंड बना था। तो सबसे पुराना तो फिनोइक्स ही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये चार जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि महात्मा गांधी जी के लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि कौन सा पहले है उसको पहले रखना है, जो बाद में है उसको बाद में रखना है। पहला है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह भाई 1917 में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मील स्ट्राइक मार्च 1918 के अंदर। खेदा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
1920 से 1922 तक चला था, जो कि चोरा चोरी कांड के बाद ये मूवमेंट वापस ले लिया था। तो भाई काफ़ी ईजी है, जैसे प्लेटफॉर्म में दिया हुआ है उसी प्लेटफॉर्म में इनका आंसर भी है 1 2 3 4। इन चारों के बारे में भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, जो आप महात्मा गांधी की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन? यानी कि वो पहले इंसान कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था? तो ये इंसान थे भाई सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी। ये उपाधियां किसने किसको दी थी भाई, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम लोग नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीफिक्स महात्मा वॉज एडेड इन द नेम ऑफ गांधी। यानी कि जो महात्मा गांधी का नाम था उनमें जो महात्मा प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स वही है भी जो किसी चीज़ के पहले यूज़ की जाए, सुफिक्स है कि बाद में यूज़ किया जाए, लेकिन क्वेश्चन में बात हो रही है प्रीफिक्स की। तो गांधी नाम से पहले जो महात्मा नाम था वो गांधी जी को कब दिया गया, यानी कि कब किसको पहली बार कह के पुकारा गांधी जी को? तो ये हुआ था भाई चंपारण सत्याग्रह के समय पर, और ये टाइटल जो था उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, क्योंकि उसी समय पर वो इनसे मिले थे। तब उन्होंने इनकी कार्यशैली देखी जिससे कि वो बहुत प्रभावित हुए थे। तो ये है ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए। तो भी ये थे आज की हमारे वीडियो के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भाई लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ताकि और लोग भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आएंगे, क्योंकि अब मैं हर वीक जो है 3 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। हो सका तो 4 भी जा सकता नंबर, लेकिन आप लोग जुड़े रहिएगा। चलिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।